तो कहते हैं कि हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, कि जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। तो अंधेरा टल चुका है, सूरज निकल चुका है, सर्वोत्तम का सूरज निकल चुका है बच्चों। और ध्यान से सुनिए, ये मौसम बदलने वाला है। जितने भी ऑनलाइन क्लास की जर्नी होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जितने भी सेशंस होंगे उनमें हर चीज़ आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक अंदाज में मिलेगा, एक अनोखी चीज़ मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों की जो हमारा बैच है, लक्ष्य बैच है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था लक्ष्य बैच है हमारा, जिसमें हम पूरा कंप्लीट साइंस क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। और बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने इनरोलमेंट नहीं करा है अपना इनरोलमेंट करा लीजिए, ठीक है। और मैंने कुछ फ्री क्लासेस भी एप्लीकेशन पे दे रखे हैं। एप्लीकेशन का नाम है सर्वोत्तम। प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, सर्वोत्तम ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप फ्री क्लास का आनंद भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो फिर आगे की चीजें प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सर्वोत्तम में एक बार फिर से स्वागत है, लक्ष्य बैच में आपका फिर से स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि हम अभी क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और कहां तक हमने पढ़ लिया था वो भी एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करना है। मेरा नाम देव है और मैं तकरीबन 7 सालों से ही साइंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, और ये बायोलॉजी का सिलेबस था। जैव प्रक्रम था, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, जनन, आनुवंशिकता, ठीक है, और जैव विकास और हमारा पर्यावरण, ये सिलेबस था। फिर मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया था कि जीव विज्ञान क्या है, उनके बारे में हमने यहाँ से स्टडी कर ली थी कि जीव विज्ञान क्या है, जीवों का अध्ययन है और उनके पिता अरस्तु साहब को कहा जाता है। और जीव विज्ञान में हम जंतु और पौधे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इनको दो ब्रांच में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। फिर मैं कहूंगा बेटा जीव शब्द जो है ना उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी था। जीव शब्द का मीनिंग क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जीव का मतलब होता है, आर विटेकर साहब ने जीव को 5 वर्गों में बांट दिया था, 5 किंगडम में बांट दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो हम जीव जब भी बोलेंगे, बैक्टीरिया को भी जीव कहते हैं, अमीबा को जीव कहते हैं, पैरामीशियम को जीव कहते हैं, ईस्ट को जीव कहते हैं, पौधे को जीव कहते हैं, जंतु को भी जीव कहते हैं। आइए जरा देखिए पौधे के बारे में। जहां जहां क्या लिखा हो, एल्गी लिखा हो, साइवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी के सभी क्या हैं, पौधे हैं। उसके बाद जंतु में मैंने आपको ट्रिक बताया था, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, इतना हमको चाहे। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो जाके देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है, तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए पोरोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलबेंथिस, सारा ट्रिक मैंने आपको बता दिया था, ऑर्गेनिज्म का नाम बता दिया था, ठीक है। और बेटा यहाँ से देखो ध्यान से, फिर मैंने आपको यहाँ से बोर्ड के सिलेबस को स्टार्ट कर दिया था। बोर्ड का सिलेबस यहीं से शुरू होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सजीव क्या है उसके बारे में बताया था कि सजीव जो जीव है वही सजीव है, और जिनके पास जीवन है वही सजीव है। सजीव के कुछ गुण होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सजीव के निम्नलिखित 4 लक्षणों को लिखें। तो ये 4 लक्षण दिए गए हैं, इनके बारे में आपको एक एक लाइन लिखना होता है, ठीक है, जो आगे मैंने लिखवा दिया है। सबसे पहले वृद्धि, जनन, संवेदनशीलता, उपापचय प्रक्रिया और कोशिकीय संरचना। इनमें से 4 प्रक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। वृद्धि के बारे में, वृद्धि क्या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिनमें संख्या और आकार की वृद्धि होती है, ठीक है। संख्या आकार की संख्या बदलती है, या तो संख्या बढ़ रहा है या तो आकार बढ़ रहा है, तो उसे वृद्धि कह देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जनन के बारे में पढ़ाया था। आइए जरा इस स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर हम जनन के बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइए, तो ये था आपका जनन के बारे में बेसिकली बेटा, ठीक है। जनन क्या है, जनन का मतलब होता है जन्म देना। 2 प्रकार की होती है विधि जनन की, अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधि, ठीक है। अलैंगिक में बेटा कई सारे टाइप जो आपको आगे पढ़ाया गया होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन दिखाया गया इधर, साथ ही साथ इधर जो है ना लैंगिक जनन को दिखाया गया है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, कोई 2 जीव ही किसी नए जीव का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन में कोई एक जीव ही क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है। ये अलैंगिक जनन की कुछ विधि है के बारे में लिखा है, उसके कुछ एग्जाम्पल है, वो आपके इंपॉर्टेंट है, वो सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उपापचय प्रक्रिया बताया था। उपापचय प्रक्रिया बोलते हैं कोशिका के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। और उपापचय अभिक्रिया के योग को क्या कहा जाता है, उपापचय प्रक्रिया कहा जाता है। उपापचय प्रक्रिया कहा जाता है। तो उपापचय अभिक्रिया के योग को क्या कह देंगे, उपापचय प्रक्रिया कह देंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस कह देंगे, ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी 2 टाइप का होता है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, उपचय और अपचय। उपचय में क्या होता है, रचना होता है, और अपचय में विनाश होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज का निर्माण होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण को उपचय कहते हैं। और शोषण शोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। ये था क्विक रिवीजन, जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िएगा तो मैंने कहा था कोशिकीय संरचना, और यहाँ तक हमारा जो वीडियो था वो खत्म हो गया था, और यहाँ से हम एक सेकंड वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है, यानी हम भी कोशिका के बने हैं, ठीक है। जितने भी जीव है, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, पौधे, जंतु,
सभी के सभी किसके बने हैं? कोशिका के बने हैं। इसलिए कहते हैं प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। जैसे ये कोशिका है, कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, और अंग से बना अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बना? एक नए जीव का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, आइए जरा देखें कि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका का डेफिनेशन क्या है? जीव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका का खोज जो है ना, वो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। तो सबसे पहले अगर हम कोशिका के खोज में चले हैं तो खोज में कई सारी बातें होगी। सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था? कोशिका की खोज करी थी, और वो कोशिका क्या था? मृत कोशिका था। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक के बारे में जितनी भी चीजें बिहार बोर्ड में पूछी गई है क्लास 10th के अंदर, वो चीजें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। इन्होंने क्या किया था बेटा? अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या देखा? अपने संयुक्त माइक्रोस्कोप से क्या देखा इन्होंने? ठीक है, कॉर्क की कोशिका को देखा। कॉर्क को खेलने वाला कॉर्क नहीं, प्लांट की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसको कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क की कोशिका को जब देखा तो इन्होंने कॉर्क की कोशिका में, है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इसको दिखाई दी। इनको जो है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिखाई दी। और मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, है ना, बिल्कुल वैसा ही कंपार्टमेंट यहाँ भी नजर आया। और छोटे छोटे घर को, छोटे छोटे कमरे को इन्होंने नाम दिया कोशिका या सेल। इन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया सेल। सेल वर्ड कहाँ से आया है? सेलुले से। और सेलुले का मतलब होता है, सेलुले से सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम। और स्मॉल रूम को हिंदी में कहते हैं छोटा कमरा। ठीक है, छोटा कमरा। अगर मैं समराइज करके बोलूं बेटा, ध्यान से सुनो, तो इन्होंने क्या किया कि अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क की कोशिका को देखा। और जब इन्होंने कॉर्क की कोशिका को देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, यानी कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट नजर आया। उन छोटे छोटे घर को, उन छोटे छोटे कमरे को उन्होंने नाम दिया सेल, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। ये जो सेल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? सेलुले से, जिसका मतलब ये होता है छोटा कमरा। तो इन्होंने इसको नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका। साथ ही साथ एक पॉइंट में यहाँ और आपको बता दूं, ठीक है, सेल के चारों तरफ इन्होंने एक बाउंड्री भी देखा, जिनको बाद में नाम दिया गया कोशिका भित्ति। क्या नाम दिया गया? कोशिका भित्ति। तो अगर मैं इनकी खोज की बात करूं तो दो खोज इन्होंने स्पेशली किया था बेटा। कोशिका भित्ति की खोज का क्रेडिट भी किनको जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को। और कोशिका के खोज का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक साहब को ही जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया बेटा? ध्यान से देखना, कोशिका के रिगार्डिंग, कोशिका के बारे में जितनी बातें इन्होंने जाना, ठीक है, जितनी बातें इन्होंने पढ़ा, ठीक है, उनको इन्होंने एक बुक में लिख दिया था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, ऐसा ही सवाल आया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक, यही सवाल आया था, है ना। यही क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप देखेंगे बना के तो आपको बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, तो उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था बेटा? उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था माइक्रोग्रेफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्रेफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्रेफिया नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? कोशिका से जुड़ी सारी जानकारी इन्होंने लिख दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से मिल गया आपको। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, कोशिका का खोज किसने किया था? यहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने कहा था, किया था। तीसरी बात बेटा ध्यान से सुनना, हम कोशिका के बारे में ही बात करेंगे। तीसरी बात रॉबर्ट हुक के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, कोशिका का जो अध्ययन है, ठीक है, कोशिका का जो अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। चाहे हम जंतु कोशिका के बारे में बात करें या फिर पौधे कोशिका के बारे में बात करते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोशिका विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो एक और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था कि जंतुओं और पादप कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में क्या किया जाता है? कोशिका का अध्ययन। और कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ध्यान से सुनिए, ये दो क्वेश्चन बोर्ड के हैं, ये दो क्वेश्चन बोर्ड के हैं। ठीक है, तो हमने ये दो क्वेश्चन बोर्ड का बता दिया। ठीक है, आगे ध्यान से सुन लीजिए कि एक चीज और, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं उन्हें किनको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये दो तीन बातें आपको याद रखनी। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम क्या था? माइक्रोग्रेफिया। साथ ही साथ कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु और पादप कोशिका दोनों की बात हो रही है, उनका अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, इन पे जरूर फोकस करिएगा, जरूर बनाइएगा, आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, उसके बाद कोशिका के खोज में ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम कोशिका के खोज में आगे बढ़ेंगे तो अगला साइंटिस्ट आता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो लीवेनहॉक साहब ने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने पाउंड के वाटर से, यानी कि तालाब के जल से इन्होंने क्या किया था? तालाब के जल में देखा। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप से तालाब के जल को देखा।
जब इन्होंने तालाब के जल को देखा तो उस तालाब के जल में एनिमल के जैसा कुछ प्राणी दिखा, यानी जंतु के समान एक संरचना दिखाई दी। उस जंतु के समान संरचना को इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल, ठीक है। और उस एनिमल क्यूल का नाम क्या था? बैक्टीरिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? बैक्टीरिया को देखा, ठीक है। जंतु के समान था, बैक्टीरिया को देखा, इसलिए कहते हैं जीवित कोशिका थी। क्या थी? जीवित कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके ऊपर अभी तक सवाल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा बेटा एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किस किस का खोज किया था? आरबीसी का खोज किया था, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु का खोज किया था, ठीक है। शुक्राणु का खोज किया था, प्रोटोजोआ का खोज किया था, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, ये बहुत सारी खोज इन्होंने क्या किया था? अपने माइक्रोस्कोप से किया था, आदि, ठीक है, आदि। तो ये तीन चीजें याद रखना बेटा, इन तीन चीजों की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek साहब ने की थी, ठीक है। अगर कई बार पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। अभी तक इसके ऊपर सवाल नहीं आया है, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है खोज में, ठीक है, वो है न्यूक्लियस का खोज, केंद्रक का खोज। और केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है एग्जाम में, और केंद्रक शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। और केंद्रक का खोज किया था बेटा, है ना, हमारे ब्राउन मुंडिया ने, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अच्छा, ब्राउन को हिंदी में कहते हैं भूअर, तो ये भूअर होगा क्या पता नहीं, एनीवेज, लेकिन हाँ भूअरा ने की थी। अगर हमारे इधर खोज होता है ना, अगर ये खोज करता, अगर बिहार के लोग होते, ठीक है, और बिहार के लोग अगर ये डिस्कवरी कर लिए होते और वो थोड़ा सा भूअर दिखता तो उसको कहते भुआरा ने खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, भुआरा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा नाम अजीब हो जाता है, कोई मोटा है तो उसका नाम मोटका हो जाता है, कोई काला है तो उसका नाम कलवा हो जाता है, कोई गोरा है तो उसका नाम गोरका हो जाता है, ठीक है। कोई नीतीश नाम का आदमी तो उसका नाम नीतीशवा हो जाता है। हम लोग बिहारी लोग हैं, नाम को एकदम, है ना, ऐसे नहीं बोलते, अलग स्टाइल में बोलते हैं, अलग ही जलवा है, ठीक है। तो अगर कोई केंद्रक बिहार का आदमी खोजता तो उसे रॉबर्ट ब्राउन नहीं कहते, है ना, भुअरा कहते, भुअरा, हिंदी में भुअर, ठीक है। एनीवेज जाने दो। साथ ही साथ एक और शब्द है प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था पुरकिंजे साहब ने। किसने किया था? शब्द का प्रयोग किया था पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म खोजा किसी और के द्वारा गया था, लेकिन ये शब्द जो है ना, ये शब्द प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे साहब ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं अगर आपको सेल के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो आप ध्यान से सुन लीजिए, सुनना ध्यान से, कि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सेल है, ठीक है। ये सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री पाई जाती है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री पाई जाती है, हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल खत्म हो चुका है, हम कोशिका की संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोशिका की संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th क्लास में नहीं पढ़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन एनीवेज मैं आपको यहाँ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चीजें सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा, ध्यान से सुनो। अब क्या है कि आगे जाकर तुमको पढ़ना है कि शोषण की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। अब मैंने बता दिया कोशिका द्रव, मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर तुम्हें अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम दोष किसको दोगे? या तो खुद को या तो हमको, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे दोष दो, मैं यहाँ सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से देखो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, ये हमने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बना दिया, ठीक है। तो कोशिका के अंदर ये क्या पाई गई है? केंद्रक। क्या पाई गई है? केंद्रक। ध्यान से सुनिए, केंद्रक पाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा ये याद रखना कि केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली जो है ना, इस तरीके से फोल्डेड होती है। तो केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली इस तरीके से मुड़कर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, है ना। इन शॉर्ट इसको हम ईआर भी कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये जो कोशिका है इसके अंदर इस तरीके से, है ना, और भी संरचनाएं होती है कोशिका द्रव के अंदर। ये समझ लीजिए, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, इसके बीच में कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में जो भी पदार्थ है, जैसे अभी गोल्जी बॉडी बना दिया, ठीक है, इसके अलावा और भी पदार्थ बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अब एक चीज ध्यान से सुनो, कोशिका द्रव में केंद्रक नहीं है, केंद्रक एक अलग हिस्सा है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका द्रव किसको कहा जाता है? केंद्रक। और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली के बीच के भाग को, तो कोशिका झिल्ली के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, और इसी कोशिका द्रव में क्या होती है? उपापचयी प्रक्रिया होती है, उपापचयी प्रक्रिया। तो जितनी भी मैंने उपापचयी प्रक्रिया का नाम लिया था, शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है, ये सभी कोशिका द्रव में ही होती है। ठीक है, तो उपापचयी प्रक्रिया जितनी में होगी वो कोशिका द्रव में होगी, याद रखना इसको। ठीक है, साथ ही साथ कोशिका द्रव में क्या है? गोल्जी बॉडी, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा कोशिका द्रव में बेटा एक और होता है गोल्जी बॉडी, ये हमने बना दिया गोल्जी उपकरण, इसको हम कहते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गोल्जी उपकरण है। इसके अलावा बेटा कोशिका द्रव में और क्या क्या चीजें होती है? जंतु की कोशिका है, तो जंतु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है, ठीक है, जिनके अंदर बेटा ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जिनके अंदर आगे जाके पढ़ोगे वायबीय शोषण होता है। कैसा शोषण होता है? वायबीय शोषण। ऐसी प्रक्रिया, शोषण की वैसी प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वायबीय शोषण कहते हैं। तो वायबीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साथ ही साथ बेटा याद करो आगे जाके, किसी कोशिका द्रव में अवायबीय शोषण होता है। ठीक है, अवायबीय शोषण। तो अवायबीय शोषण या फिर आगे इसी का नाम हो जाता है अवायबीय शोषण का, ठीक है, उसका नाम हो जाता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। तो ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। ध्यान से सुनो, ये चैप्टर नंबर 2 में काम आएगा। बट आपको मैंने पहले ही बता दिया, किसी चीज का टूटना, किसी चीज का बनना उपापचय प्रक्रिया कहलाता है। तो अगर मैंने कह दिया उपापचय प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस भी एक उपापचय प्रक्रिया है, और वो भी कहाँ होगी? कोशिका द्रव में होगी। साथ ही साथ वायवीय शोषण, यानी कि वायु की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? वायवीय शोषण कहलाता है। और कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं आपको ये भी चीज बता सकता हूँ, ये तो एनिमल सेल है, और इसके अलावा एक और टाइप का सेल अपने को पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल। तो अगर आप पादप कोशिका की बात करें, ठीक है, या पादप कोशिका की संरचना की बात करें, तो पादप कोशिका की संरचना में आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो, आपको क्या क्या याद रखना है? पादप कोशिका की संरचना, ये इस प्रकार की जो कोशिका होती है, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार की जो कोशिका होती है, इसे हम क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार की जो कोशिका है, इसे हम क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल शेप का होता है, यानी खष्ट भुजाकार होता है। कुछ लोग बचपन में इसको षटकोण षटकोण कह रहे थे, ये षटकोण नहीं है, खष्टकोण है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक बड़ी सी रसधानी होती है। क्या बोला हमने? रसधानी। तो बड़ी सी क्या होती है? रसधानी, बड़ी सी रसधानी होती है। इस रसधानी में क्या होता है ना? कोशिका रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका रस। ठीक है, तो इसी रसधानी में क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है। कोशिका रस का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसमें आपको जल पाया जाएगा, ठीक है, इसमें आपको लवण पाया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ खाद्य पदार्थ, ठीक है, और इसके अलावा कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो उपयोगी नहीं है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये था रसधानी का काम। ठीक है, यहाँ भी क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, और यहाँ भी केंद्रक होता है, और ये बेटा बेसिकली ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस तरीके से ये केंद्रक छिद्र है। और भी कई सारे कोशिकांग है, लेकिन इनमें एक मेन कोशिकांग क्या होता है बेटा, है ना, जिसको हम कहते हैं लवक। ठीक है, लवक कहते हैं। ठीक है, और लवक बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, लवक बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान से सुनना, इनमें से हमारे काम का क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं वर्णी लवक, सॉरी हरित लवक। क्लोरो वर्ड का मतलब होता है हरा, है ना, और प्लास्ट मतलब होता है लवक। क्रोमो का मतलब होता है रंग, ठीक है, प्लास्ट मतलब लवक, तो इसको बोलते हैं वर्णी लवक। ठीक है, ल्यूको का मतलब होता है सफेद, इसे बोलते हैं अवर्णी लवक, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता है ना, अवर्णी लवक। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में चैप्टर में ही कर दूंगा, लेकिन यहाँ मैंने आपको केवल और केवल एक बेसिक आइडिया दिया है कोशिका के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, ये जो कोशिका है उसकी संरचना के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कोशिका में ये सारी चीजें पाई जाती है। सबसे पहले कोशिका के बाहर क्या है?
कोशिका भित्ति है। तो पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोशिका झिल्ली के जब अंदर जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, केंद्रक छोड़ दीजिए, ये कोशिका द्रव देखने को मिलेगा, ठीक है, कोशिका द्रव देखने को मिलेगा। और इसी कोशिका द्रव में उपापचय प्रक्रिया होती है, ठीक है, चाहे पौधे हो या जंतु। अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिए कि अपने को ध्यान से सुन लो कि पौधे के बारे में पढ़ना और जंतु, पूरे क्लास 10 की बायोलॉजी में जंतु के बारे में भी पढ़ाया जाता है और पौधे के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो जंतु विज्ञान और पौधे पादप विज्ञान दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जंतु के बारे में पढ़ाया जाता है और थोड़ा सा ब्रीफ दिया है पौधे के बारे में। लेकिन हाँ, वो जो थोड़ा सा दिया है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो जो टॉपिक है वो बहुत हार्ड है या ऐसा है वैसा, ये सारी चीज आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहां से ये आपको समझा दिया कोशिका के संरचना के बारे में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब हम कोशिका की संरचना पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ कोशिकाएं ऐसी है जो तुम्हारे काम की है, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक कोशिका होती है, कोशिका के कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका का उदाहरण देख लेते हैं। तो अगर हम कोशिका के उदाहरण की बात करें, कोशिका के उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो कोशिका का उदाहरण क्या क्या है ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार मैं समय देख लेता हूं, हाँ ठीक है। चलिए कोशिका के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले कोशिका होती है बेटा गोलाकार होता है, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु, ठीक है। ओहो सॉरी, इसको अंडाणु कहते हैं। ये गोलाकार कोशिका है, इसको अंडाणु कहते हैं। अंग्रेजी में से मादा, यही सॉरी, हिंदी में से मादा युग्मक कहते हैं और अंग्रेजी में से फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक और कोशिका होती है जिनको हम कहते हैं नर युग्मक, रिप्रोडक्शन में काम आएगा, इसे हम अंडाणु कहते हैं, सॉरी ओहो, इसे हम शुक्राणु कहते हैं, उल्टा हो गया मेरे भाई, शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान भटक गया था। ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया, इसी को हम शुक्राणु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेल गैमेट भी कहते हैं, ठीक है, मेल गैमेट, क्योंकि ये मेल में बनता है। और गैमेट उस कोशिका को कहते हैं, ठीक है, उस कोशिका को कहते हैं जो जनन में भाग लेता है। तो गैमेट, गैमेट क्योंकि जनन में भाग ले रहा है, साथ ही साथ लॉजिकली याद कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये नर में पाया जाता है, इसे नर युग्मक पे कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा और भी कोशिकाएं होती है, जैसे कि हम और बात करें, ठीक है, कोशिकाओं के बारे में, तो एक कोशिका ऐसी होती है, ध्यान से सुनो, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक होती है बेटा तंत्रिका कोशिका, ठीक है, और तंत्रिका कोशिका को ही क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और भी कोशिका होती है जिसके एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक होता है बेटा नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रो वर्ड जहाँ जहाँ आ जाए वो वृक्क से रिलेटेड है। और नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है, वृक्क के अंदर जो कोशिका होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और एक वृक्क में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है, 10 लाख नेफ्रॉन एक वृक्क में, ठीक है। तो एक वृक्क में, पर वृक्क है ना, एक वृक्क में कितना, 10 लाख नेफ्रॉन, या तो 10 लाख बोल दो या तो अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो डेटा याद रखना कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ IMP, ठीक है। और अगले क्लास में ध्यान से सुनो, हम तंत्रिका कोशिका का संरचना भी बनाएंगे और नेफ्रॉन का संरचना भी बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और इनको तकरीबन 5-5 बार बनाना है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए IMP है, 5 बार बनाना है इसके, ठीक है। तो आज का होमवर्क ही मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। HW में देखो क्या करना है ध्यान से, कि आपको तंत्रिका कोशिका 5 बार बनाना है, ठीक है। पहले मैं समझा दूंगा, या तो आप बना लीजिए, पहले हम समझा ही देंगे अगले क्लास में, ठीक है, तब बना लीजिएगा। और दूसरा, नेफ्रॉन भी आपको क्या करना है, 5 बार बनाना है, ठीक है। नेफ्रॉन आपको 5 बार बनाना है, 5 टाइम्स। ये आपको कितनी बार बनाना है, 5 बार बनाना है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो आसानी से इसको बना सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आपका वीडियो लगातार बनाया जा रहा है, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मुस्कुराते रहिए। और ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ाई बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, इजी वे में आपको चीज़ें समझाई जाएगी। और आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया था, एक मदद की अपील भी की थी कि जितने भी लोग हैं आपके दोस्त हैं, उन तक ज़रूर चीज़ों को शेयर करें, उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारा जो मनोबल है वो पीक लेवल पे रहे। और वैसे मैं बिंदास रहता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं जल्द ही बहुत ही अगले एपिसोड में।